Good afternoon, all of you. Welcome to our YouTube channel अभिनंदन क्लासेस। आपका अपना YouTube चैनल अभिनंदन क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान अध्ययन की हमारी बुक कक्षा 7 की चल रही है। बुक का नाम क्या है? हमारा राजस्थान। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खासकर रीट के जो बच्चे हैं, रीट 2022 के एग्ज़ाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मेंस के लिए, इनके लिए हम राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लासेस डाल रहे हैं। तो अगर वो हमारे चैनल से जुड़ते हैं और हमारे लेक्चर्स को देखते हैं तो कहीं और से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हम आपको कक्षा 6 से 10 की जो बुक हैं राजस्थान अध्ययन की, उनको कंप्लीट कराएंगे। फिर बाद में हम थ्योरी लेक्चर्स को लेंगे। वैसे तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 6 से 10 की किताबों को पढ़ने के बाद में थ्योरी लेक्चर्स को हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी जो न्यू टॉपिक्स आपके रीट के सिलेबस में जुड़े हैं उन टॉपिक्स को भी हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं 5 चैप्टर्स ऑलरेडी कक्षा 7 के आपको पढ़ा चुका हूँ। आज चैप्टर नंबर हम 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है राजस्थान के प्रमुख शासक। राजस्थान के प्रमुख शासक। अब देखिए, जो ये राजस्थान अध्ययन की बुक्स हैं, इनसे पढ़ने से फ़ायदा क्या है कि सबसे पहले तो इनमें जो डेटा दिया हुआ है राजस्थान जी के संबंधित, वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। सीधे क्वेश्चन पुट होते हैं यहाँ से। दूसरा, ये जो चैप्टर है राजस्थान के प्रमुख शासक, इसमें क्या है कि अलग अलग राजवंश से कुछ चुनिंदा शासक दिए हुए हैं। वो महत्वपूर्ण शासक है। आप देखोगे कि वहाँ से अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वहाँ से क्वेश्चन पुट हुए हैं, उन शासकों से क्वेश्चन पुट हुए हैं। तो समय ना गवाते हुए अपने चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। जो पहले के चैप्टर्स मैंने डाल रखे हैं वो आप लेक्चर ले सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। जो हमारा राजस्थान कक्षा 7 की किताब है उससे आप वो लेक्चर्स ले सकते हो। देखिए, जो अपना छठा चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में प्रमुख शासक। राजस्थान में प्रमुख शासक। अब देखिए, टोंक जिले के 16 गांव की सुमन एवं सबाना जयपुर घूमकर आई। अब देखिए, ये क्या है कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है। ये आपके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि इसमें से एक आध दो चीज़ें महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं, इसीलिए मैं आपको इसको पढ़ाता हूँ। वरना चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आने पर उन्होंने अपने अध्यापक जी से कहा, गुरुजी, हमने जयपुर में जंतर मंतर देखा, बहुत सुंदर है। अब देखिए, जैसे कि जंतर मंतर वैसे तो सभी बच्चों को पता होता है कि जंतर मंतर कहाँ स्थित है, जयपुर में। लेकिन फिर भी जो न्यू कमर्स हैं, जो राजस्थान जीके से अभी अभी जुड़े हैं, उनको तो क्या है कि एक एक छोटी से छोटी जानकारी महत्वपूर्ण है। वहाँ हमें बताया गया कि उसे सवाई जयसिंह ने बनवाया था। अब देख ली, ये तो सभी को पता होगा कि जंतर मंतर जयपुर में स्थित है, लेकिन ये मैक्सिमम 50% बच्चों को नहीं पता होगा कि इसे किसने बनवाया था। तो जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। कछवा वंश के शासक हुए हैं सवाई जयसिंह, जयपुर के राजा। जयसिंह एक महान निर्माता थे। यह सुनकर पास खड़ा बलवंत बोला, पिछले साल मैं भी चित्तौड़गढ़ घूमने गया था, तब वहाँ मैंने विजय स्तंभ देखा जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। अब देखिए, दूसरी चीज़ आपके लिए क्या आ गई? स्थापत्य कला से इंपॉर्टेंट चल रही है आपके लिए। पहला तो आपके लिए जंतर मंतर आ गया और दूसरा आ गया विजय स्तंभ। अब एक बच्चा बोल रहा है कि मैं चित्तौड़गढ़ घूमने गया था तो वहाँ मैंने विजय स्तंभ को देखा। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। वहाँ के लोग कह रहे थे कि कुंभा महान और वीर शासक थे। बच्चों की बातें सुनकर गुरुजी बोले, देखो बच्चों, राजस्थान में कई ऐसे शासक हुए हैं जिन्हें हम वीर और महान कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्य से प्रदेश को गौरवान्वित किया है। ऐसे ही कुछ शासकों के बारे में बताता हूँ। अब गुरुजी क्या है कि कुछ शासकों के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे पहले शासक हैं अपने पृथ्वीराज चौहान। आपने तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध सुना होगा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो और इसके ऊपर अभी अक्षय कुमार की एक मूवी भी बनी है। अक्षय कुमार की एक मूवी बनी है इसके ऊपर। ठीक है, अब देखिए, पृथ्वीराज चौहान। भारत में सल्तनत काल से पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्वपूर्ण रहा। उनके पिता का नाम सोमेश्वर एवं माता का नाम कपूरी देवी था। अब देखिए,
ये क्वेश्चन भी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा JEN 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। JEN 2022 के एग्जाम में पूछा गया है कि कपूरी देवी किसकी माता का नाम था। तो किसकी माता का नाम था? पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम। और सोमेश्वर चौहान जो इनके पिता का नाम है ये भी पूछा जा चुका है। जब पृथ्वीराज अल्पायु थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे में माता कपूरी देवी ने संरक्षक के रूप में शासन का भार संभाला, किंतु निकट के संबंधियों ने इसका लाभ उठाना चाहा। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति की ओर ध्यान दिया। अब देखिए, अल्प आयु में ही पिताजी की मृत्यु हो गई, जो सोमेश्वर चौहान थे उनकी मृत्यु हो गई। अब जब शासक ही नहीं रहा और जो दूसरा शासक है, जो भविष्य में होने वाला शासक है, कौन? पृथ्वीराज चौहान, उसकी अभी अल्प आयु है। तो ऐसे में क्या करते थे उस समय कि जो रिश्तेदार हैं वो उसका फ़ायदा उठाते थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया कि सबसे पहले जब वो शासक बने तो उन्होंने अपनी आंतरिक स्थिति, जो अंदर शासकों के बीच में जो स्थिति चल रही थी, मंत्री वगैरह के बीच में, उनकी स्थिति को संभाला। पृथ्वीराज चौहान में योग्य प्रशासक, वीर एवं साहसी योद्धा व सेना नायक आदि गुण विद्यमान थे। विद्वान रागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति गौड़, वागीशर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबदाई एवं प्रतिभट जैसे लेखक व कवि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज जासू की रचना कवि चंद्रबदाई द्वारा की गई है। अब देखिए, आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं पृथ्वीराज चौहान में से, उनको देख लीजिए। अब सबसे पहले मैंने महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता ही दिया कि कपूरी देवी और सोमेश्वर चौहान से क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही महत्वपूर्ण क्या है कि कौन कौन से दरबारी विद्वान थे पृथ्वीराज चौहान के राज्य में। तो देखिए, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबदाई व पृथ्वीराज भट्ट, ये लेखक और दरबारी विद्वान थे किसके दरबार में? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से दरबारी विद्वान थे। साथ ही एक ग्रंथ लिखा गया है पृथ्वीराज आशो, जिसकी रचना किसने की है? चंद्रबदाई ने। किसने रचना की है? चंद्रबदाई ने। ये क्वेश्चन बहुत बार अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा पूछा गया है। RSMSSB द्वारा ये क्वेश्चन कम से कम 20 से 25 बार अब तक पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में, जैसे लेक्चर के एग्जाम में भी, सेकंड ग्रेड में भी, फिर आपके JEN के एग्जाम में भी, पटवारी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही शायद ये क्वेश्चन वीडियो में भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज आशो किसके द्वारा लिखा गया? कवि चंद्रबदाई द्वारा। और चंद्रबदाई किसके दरबारी विद्वान थे? पृथ्वीराज चौहान के। अब देखिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं महाराणा कुंभा के बारे में। महाराणा कुंभा का शासनकाल कब से कब तक है? 1433 से 1468 ईस्वी तक महाराणा कुंभा का शासनकाल रहा है। सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी में चित्तौड़ में हुआ। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे। अब देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो महाराणा कुंभा से यही है कि कई बार महाराणा कुंभा का शासनकाल पूछ लिया जाता है। तो शासनकाल कब है? 1433 से 1468 ईस्वी। अब देखिए, जैसे महाराणा प्रताप का जन्म पूछा गया है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, ठीक है। ऐसे ही महाराणा कुंभा का जन्म भी पूछा जा सकता है कि महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ और किस स्थान पर हुआ। तो कब हुआ? 1417 ईस्वी में। कहाँ हुआ? चित्तौड़ में हुआ। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे। 1433 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ। शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों को बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री प्रमुख थी। अब देखिए, इन्होंने कुछ युद्ध भी किए और कुछ संधियाँ भी की, जैसे मेवाड़ और मारवाड़ मैत्री संधि, ठीक है। उसके बाद बूंदी, गागरोन और सिरोही और वागड़ विजय, इन सब की इन्होंने विजय की, ये युद्ध लड़े, ठीक है। तो महाराणा कुंभा से संबंधित आगे देखिए, महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। अब देखिए, ये क्यों कहा गया है? महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी क्यों थी? अब देखिए, कटार युद्ध में निपुण थे, महाराणा कुंभा युद्ध में निपुण थे, इसलिए कटार की संज्ञा दी गई। कलम की संज्ञा क्यों दी गई? भाई, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी, इसलिए कलम की संज्ञा दी गई। और कला की संज्ञा क्यों दी गई? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे दुर्ग व मंदिरों का निर्माण भी करवाया था, इसलिए उनको कला की संज्ञा दी गई। तो ये क्वेश्चन भी
न्यू लेटेस्ट है आपके लिए। ये यहाँ से सीधा पुट हो सकता है कि महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार कलम और कला की त्रिवेणी थी। तो ये पूछा जा सकता है कि किसके व्यक्तित्व में कटार कलम और कला की त्रिवेणी थी। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित है। अब देखिए, जो मेवाड़ में 84 दुर्ग स्थित हैं उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण या पुनः निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। ठीक है। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भौमर दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग एवं चित्तौड़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अब देखिए, स्थापत्य कला में महाराणा कुंभा का कितना योगदान है, इसलिए इन्हें कला कहा है। कटार किस लिए कहा है? युद्धों की वजह से। और कलम किस लिए कहा है? इन्होंने कई ग्रंथों की रचना भी की है। अब देखिए, कुंभा महान संगीतकार भी थे। उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध जैसे सबसे प्रमुख ग्रंथ हैं। अब देखिए, 3-4 आपको ग्रंथ दिए गए हैं, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाना, ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी पुट हो चुका है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम में, आईएएस एग्जाम में, जेई एग्जाम में और पटवारी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों का नाम क्या है। ठीक है। कुंभा ने जयदेव रचित गीता गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की, व चंडी शतक की टीका भी लिखी। अब देखिए, ये सभी जो बिंदु हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये सारे जितने भी चल रहे हैं महाराणा कुंभा के लिए। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, महाराणा कुंभा ने महाराज धीराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, योग्यता अभिव्यक्ति करने वाली उपाधियां भी धारण की थी। महाराणा कुंभा की यही उपाधि नहीं है, और भी बहुत सारी उपाधियां हैं महाराणा कुंभा की। कुछ उपाधियों को आपके सामने यहाँ लिखा गया है। महाराणा कुंभा की उपाधियां जैसे महाराज धीराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु। ठीक है। ये सभी उपाधियां किसकी थी? ये सभी उपाधियां महाराणा कुंभा की थी, और उपाधियों से भी क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है। ठीक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ है। ये देखिए आपके सामने विजय स्तंभ, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ है, चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ है, इसका एक चित्र दिखाया गया है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है। अब देखिए, महाराणा सांगा के बारे में पढ़ते हैं। महाराणा सांगा का शासनकाल है 1509 से 1528 ईस्वी। कब से कब तक है? 1509 से 1528 ईस्वी। राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। अब देखिए, कई बार हम पढ़ते हैं, महाराणा सांगा भी पढ़ते हैं और संग्राम सिंह भी पढ़ते हैं, तो दोनों एक ही हैं। वास्तविक नाम क्या था? संग्राम सिंह था। संग्राम सिंह फर्स्ट, संग्राम सिंह सेकंड, हम आगे जाके पढ़ेंगे, सेकंड भी पढ़ेंगे। जब मेवाड़ का हम इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें संग्राम सिंह फर्स्ट या महाराणा सांगा, और संग्राम सिंह द्वितीय भी हम पढ़ेंगे। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया, उन्हें एक छत्र के नीचे लाए। अब देखिए, महाराणा सांगा ने कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है कि जितने भी राजपूताने की उस टाइम रियासत थी, उनको सभी एक ही छत्र के नीचे लाए थे। महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। इन्होंने दिल्ली, गुजरात में मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। इनके शरीर पर 80 घाव थे। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, जो महाराणा सांगा के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, इससे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या क्या है कि एक तो महाराणा सांगा का शासनकाल, दूसरा इनके शासनकाल में जो मेवाड़ है, मेवाड़ में जो राजपूत राज्य हैं उनका एक साथ संगठित हुआ। ठीक है, एक साथ संगठन हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है आपके लिए कि महाराणा सांगा किसके पुत्र थे? राणा रायमल के पुत्र थे। इसके अलावा आपके लिए इससे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। 2 या 3 पॉइंट ही महाराणा सांगा से आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट देखिए, मालदेव का शासनकाल कब से कब तक है? 1532 से 1562 ईस्वी। मालदेव राठौड़ वंश के राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ये राठौड़ वंश की बात कर रहे हैं हम, राठौड़ वंश। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी एवं महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों से
विजय से और कूटनीति से मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। अब देखिए शौर्य युग क्वेश्चन पुट हो सकता है आपके लिए कि मारवाड़ का इतिहास किस शासनकाल में शौर्य युग कहलाता है। तो कौन से शासक थे वो? राव मालदेव। कौन से शासक थे? राव मालदेव। उन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध किए। इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। सर्वप्रथम बदरजोन को जीता। इसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजादा दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता, पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया। अब देखिए राव मालदेव द्वारा कौन कौन से दुर्ग का निर्माण किया गया। एक है सोजत दुर्ग, एक है मालकोट दुर्ग जो कहाँ स्थित है? मेड़ता नागौर में, और एक है पोखरण दुर्ग। ठीक है, इन सभी दुर्गों का निर्माण किसने कराया? राव मालदेव ने करवाया। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1562 ईस्वी में मालदेव का देहांत हो गया। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक, ताकतवर नाम से पुकारा है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड 8 से 10 बार आपसे पूछ चुका है कि हसमत वाला शासक के नाम से कौन प्रसिद्ध है, या फिर हसमत वाला जो शासक है की उपाधि किस शासक को दी गई है। तो किसको दी गई है? राव मालदेव को। राव मालदेव को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि महाराणा प्रताप से अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने क्वेश्चन नहीं पुट किया हो। लगभग 99% केसेस में जितने भी अपने एग्जाम्स हुए हैं उनमें से 99% एग्जाम्स में महाराणा प्रताप के बारे में क्वेश्चन जरूर पुट हुआ है। अब देखते हैं महाराणा प्रताप से इस बुक में जो लिखा हुआ है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। अब देख लीजिए कि जो 9 मई 1540 इनकी जन्म दिनांक है ये कई बार आपसे जो एग्जाम्स है उनमें पूछी गई है। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 ईस्वी को। कब हुआ? 9 मई 1540 को। और कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में। कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में। और कुंभलगढ़ में भी कटारगढ़ में, कुंभलगढ़ के जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसमें भी एक अंदर दुर्ग स्थित है जिसका नाम क्या है? कटारगढ़। जिसका नाम क्या है? कटारगढ़। ठीक है, उसमें इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम जयंताबाई था। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जयंताबाई किसकी माता का नाम था। राणा प्रताप का राज्याभिषेक, देखिए राज्याभिषेक से भी क्वेश्चन पुट हुआ, ध्यानपूर्वक देखिए। राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ। महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो कब हुआ? 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। कब हुआ? 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। ठीक है, शासन ग्रहण करते ही उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा, मेवाड़ की आर्थिक एवं सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई जगमल का रूठकर अकबर की शरण में जाना आदि। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर विष्णु वल्लभ जैसी पुस्तक भी लिखवाई। अब देखिए विष्णु वल्लभ पुस्तक किसके द्वारा लिखवाई गई? विष्णु वल्लभ। तो विष्णु वल्लभ पुस्तक महाराणा प्रताप के द्वारा लिखवाई गई। ठीक है, उन्होंने मानवाधिकार का हमेशा पोषण किया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। उन्हें अपनी व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले महान योद्धा बना दिया। ठीक है, तो ये हमने कुछ संक्षिप्त इतिहास पढ़ा महाराणा प्रताप के बारे में। नेक्स्ट देखिए महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह का शासनकाल कब से कब तक है? 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी। ठीक है, बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ। 1574 ईस्वी में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। अब देखिए जन्म और राज्याभिषेक दोनों महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार एवं दक्षिण भारत में अभियानों को सफल बनाया। ये अपने दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है। इसी खूबी के कारण उन्हें राजपूताना का कर्ण भी कहते हैं। अब इन 5-6 लाइनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यही है कि राजपूतानी का कर्ण किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? महाराजा राय सिंह को
राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। ठीक है। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अब देखिए, जूनागढ़ दुर्ग जो बीकानेर में स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा राय सिंह ने करवाया। तो कला एवं संस्कृति में, स्थापत्य कला में ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। अब देखिए, राय सिंह प्रशस्ति से भी कई बार क्वेश्चन पुट हो चुका है आपके लिए। विधानोद्योगी महाराजा राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रतनमाला जैसे ग्रंथों की रचना की। अब देखिए, राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रतनमाला, ये इन दो ग्रंथों की रचना की थी। किसने की थी? महाराजा राय सिंह ने। किसने की थी? महाराजा राय सिंह ने। ठीक है। तो जो भी बिंदु इंपॉर्टेंट थे आपके लिए महाराजा राय सिंह में से, वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपको खासकर राजपूताने का कर्ण और दो ग्रंथ राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रतनमाला, इन ग्रंथों को याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में। मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल कब से कब तक है? 1621 से 1667 ईस्वी तक। कछवाहा वंश के जयसिंह 1621 ईस्वी में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। अब देखिए, जो मिर्जा राजा जयसिंह है बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है कछवाहा राजवंश के। तो कछवाहा वंश के जयसिंह 1621 ईस्वी में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। जयसिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों में उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। अब देखिए, जो उस टाइम मुगल शासक थे मिर्जा राजा जयसिंह के समय, वो कौन कौन से थे? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इन तीन मुगल शासकों के अधीन मिर्जा राजा जयसिंह ने कार्य किया। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो तीन शासक है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है कि मिर्जा राजा जयसिंह ने कितने मुगल शासकों के साथ कार्य किया था, या कितने मुगल शासकों के साथ उन्होंने कितने मुगल शासकों के साथ उन्होंने कार्य किया था। ठीक है। या फिर इनके समय कौन कौन से वर्तमान में मुगल शासक थे, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है। आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजी। देखिए, सबसे पहले आमेर का शासन जैसे ही संभाला जयसिंह ने, वैसे ही जहांगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। शाहजहां ने 1639 ईस्वी में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया। अब देखिए, जो मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी, मिर्जा राजा की उपाधि वो किसके द्वारा दी गई थी? शाहजहां द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? शाहजहां द्वारा ये उपाधि दी गई थी। और ये उपाधि भी आपसे क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है। ठीक है। 1639 ईस्वी में ये उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है। औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा। मिर्जा राजा जयसिंह के वीर सेनानायक और कुशल राजनीतिक होने के साथ ही साहित्य और कला प्रेमी भी थे। मिर्जा राजा जयसिंह के राजकवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई की रचना की। जयसिंह के अन्य दरबारी रामकवि ने जयसिंह चरित्र की रचना की। अब देखिए, जो कवि बिहारी इन्होंने किसकी रचना की? बिहारी सतसई की। किसकी रचना की? बिहारी सतसई की। तो ये ग्रंथ है जो भी आपको ध्यान होने चाहिए कि कौन से ग्रंथ की रचना किस कवि द्वारा की गई है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं महाराजा जसवंत सिंह के बारे में। महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल कब से कब तक है? 1638 से 1678 ईस्वी। कब से कब तक है? 1638 से 1678 ईस्वी। जसवंत सिंह का जन्म दिसंबर 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ। अब देखिए, इनका जन्म स्थान कौन सा है? बुरहानपुर। कब हुआ? दिसंबर 1626 ईस्वी में। पिता गज सिंह की मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया गया। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। अब देखिए, जो महाराजा की उपाधि दी गई है जसवंत सिंह को, ये किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है शाहजहां द्वारा। अब देखिए, जो उपाधियां हैं अलग अलग, जैसे अभी आपने पढ़ा मिर्जा राजा की उपाधि और अब पढ़ रहे हो आप महाराजा की उपाधि। तो ये उपाधियां आपको ध्यान रखनी है कि किसके लिए ये उपाधि दी गई है और किसके द्वारा ये उपाधि दी गई थी। ठीक है।
मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना शाहजहां के साथ थे, परंतु बाद में आमेर शासक जयसिंह के कहने पर उन्होंने दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। अब देखिए, जो दोराई के युद्ध है अपना नेशनल जीके का पार्ट है। तो दोराई के युद्ध में किसका साथ दिया था? औरंगजेब का साथ दिया था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगजेब के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जो जसवंतपुरा कस्बा जो बसाया गया है वो किसके द्वारा बसाया गया है? जसवंतपुरा कस्बा महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा। ठीक है। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भास भूषण, प्रबोध चंद्रोदय। अब देखिए, ये सभी ग्रंथ किसके द्वारा, इन ग्रंथों की किसके द्वारा रचना की गई है? महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा। तो ये ग्रंथ भी आपको ध्यान रखने हैं, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं महाराजा राज सिंह प्रथम। देखिए, महाराजा राज सिंह प्रथम का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1652 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक महाराजा राज सिंह का शासनकाल रहा है। 1652 ईस्वी में महाराजा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक थे। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह का उसका विरोधी बना दिया। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धनाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आए गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी। अब देखिए, औरंगजेब के समय में क्या हुआ था कि बहुत सारी मूर्तियों को फिकवा दिया गया था, तुड़वा दिया गया था। तो एक मूर्ति थी श्रीनाथ जी की मूर्ति ब्रज से कौन लेकर आए थे? गोवर्धन नाथ। ठीक है, इस मूर्ति को लेकर आए थे और इन्होंने सिंहनाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति काकोली राजसमंद में स्थापित कर वहां मंदिर बनवाया। अब देखिए, महाराजा राज सिंह ने क्या किया कि जो मूर्ति आई थी, तो एक तो नाथ द्वारा में मंदिर बनवा दिया श्रीनाथ जी का और वहां श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवा दी, और एक द्वारकाधीश की मूर्ति स्थापित करवा दी। कहाँ पे? काकोली राजसमंद में। तो ये दो महत्वपूर्ण लाइन है आपके लिए राजस्थान जी के संबंधित, क्योंकि यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे ऑलरेडी जा चुके हैं। तो एज इट इज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपके रिपीट हो सकते हैं। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर और अनेक जलप्रपात बनवाए। देखिए, अम्बा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में। किसने निर्माण करवाया? महाराजा राज सिंह प्रथम ने। ठीक है। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई, जो अपनी कलात्मक के लिए प्रसिद्ध है। इसी झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया। इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। ये देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। अब देखिए, ये जो राज प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रशस्ति से भी क्वेश्चन पुट हुए हैं। राज प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई? रणछोड़ भट्ट द्वारा। ठीक है। किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में लिखी गई। कितने शिलाओं पर खुदवाया गया? 25 शिलाओं पर खुदवाया गया। और देश का सबसे बड़ा शिलालेख है ये जो राज प्रशस्ति है, देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। कांकरोली में राजसमंद झील पर बनवाई गई थी। ठीक है। जो राजसमंद झील है, इसी के किनारे इस प्रशस्ति को बनवाया गया था या खुदवाया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सवाई जयसिंह के बारे में। जयसिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1699 से 1743 ईस्वी तक। जयसिंह का जन्म 1688 ईस्वी में हुआ। अपनी पिता की मृत्यु के पश्चात अल्प आयु में 1699 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। सवाई जयसिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियान, मुगल राजनीतिक व मालवा में मराठों के प्रसार को रोकने में पूरा हुआ। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। अब देखिए, ये जो सवाई की उपाधि है, ये किसके द्वारा दी गई? सवाई जयसिंह को औरंगजेब के द्वारा। ठीक है। एक थी मिर्जा राजा उपाधि, यहाँ पे है कौन सी? सवाई उपाधि। और एक आपने पढ़ी है महाराजा उपाधि। तो ये सभी उपाधि आपको ध्यान रखनी है, किसको दी गई है, किसके द्वारा दी गई है। ठीक है। राजस्थान के इतिहास में सवाई जयसिंह की गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता और नक्षत्र एवं गणित विद्या के ज्ञाता के रूप में की जाती है। कछवा राजवंश के सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। अब देखिए, आमेर के स्थान पर किसको राजधानी बनाया था? जयपुर को। तो किस शासक ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया था? वो कौन थे? सवाई जयसिंह। कौन थे वो?
सवाई जयसिंह। ठीक है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ आप देखिए साइड में जंतर मंतर का एक चित्र है। ठीक है, सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जीज ए मोहम्मद शाही रखा गया। सवाई जयसिंह के समय ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया। अब ये ग्रंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्योतिष मंत्रों पर अनेक ग्रंथ भी इस दौरान लिखे गए, जिनमें सिद्धांत सम्राट, यंत्रराज आदि प्रमुख है। सवाई जयसिंह ने ज्योतिषी के अध्ययन के लिए जंतर मंतर नाम से 5 वेधशालाएं बनवाई, जो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में स्थित है। अब देखिए, ये जो 5 वेधशालाएं बनवाई हैं, इनसे भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ये कहाँ कहाँ स्थित है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। एक DJBMU, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। DJBMU, तो D से दिल्ली, J से जयपुर, ठीक है, B से बनारस, M से मथुरा और U से उज्जैन। तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, DJBMU। आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कौन सी वेधशाला कहाँ स्थित है, इसी ट्रिक से आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं महाराजा सूरजमल के बारे में। अगर भरतपुर के इतिहास से कोई क्वेश्चन पुट होता है तो 101% वो महाराजा सूरजमल जाट के से पुट होता है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन उठाया गया है भरतपुर के जो शासक रहे हैं, भरतपुर वंश है, तो महाराजा सूरजमल से उठाया गया है। अब देखिए, महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? भरतपुर के शासक थे। ठीक है, इनके पिता बदन सिंह ने अपनी अस्वस्थता के कारण अपनी राजपाट इन्हें सौंप दिया। अब देखिए, वो स्वस्थ नहीं थे बदन सिंह, इनके पिता, तो उन्होंने राजपाट किसको सौंप दिया? महाराजा सूरजमल को। जब मुगल साम्राज्य एवं अन्य राज्य अवनीति की ओर जा रहे थे, तब मुगलों, मराठों और राजपूतों से गठबंधन का शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया एवं गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फर्रुखनगर इलाके जीते। अब देखिए कितने महत्वपूर्ण शासक हैं महाराजा सूरजमल जाट, कितने महत्वपूर्ण शासक हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि जिस समय मराठा, मुगल और राजपूतों के संबंध अच्छे नहीं थे, उस समय भी इन स्थानों को इन्होंने जीत लिया था, जैसे गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी। ठीक है, सूरजमल वीर सेनानायक, चतुर कूटनीतिक एवं कला प्रेमी के साथ साथ एक मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में इन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया। कला मर्मक के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले व महल बनवाए। इन्होंने अपने राज्य में साहित्यकारों को संरक्षण दिया। कविवर सुदान, अखेराम गर्ग जैसे विद्वान इनके दरबार की शोभा बढ़ा देते हैं। तो इनके दरबारी विद्वान कौन कौन थे? कविवर सुदन और अखेराम गर्ग, ये क्या थे? इनके दरबारी विद्वान थे। किसके? महाराजा सूरजमल के। ठीक है, अब देखिए आपके सामने कुछ शब्दावली है। विधानारूढ़ी, विद्या में अत्यधिक रुचि रखने वाला। नेक्स्ट देखिए, मर्मज्ञ, ज्ञानी, अवनति, पतन। ठीक है, ये शब्दावली हैं। अब नीचे आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न है। राजपूताना कर्ण किसे कहा जाता है? आपको मैंने बताया है राजपूताना कर्ण किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। भाई देखिए, महाराणा सांगा है नहीं, महाराणा प्रताप है नहीं, विजय राजा जय सिंह है नहीं, तो कौन बचे? महाराजा राय सिंह। बीकानेर के जो शासक थे महाराजा राय सिंह, इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण, देखिए विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाएगा? महाराणा कुंभा द्वारा। ठीक है, ज्योतिष अध्ययन के लिए जंतर मंत्र वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया? प्रसिद्ध कवि चंद्रबरदाई ने किस ग्रंथ की रचना की? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं अटेम्प्ट करने हैं। वैसे तो मैं भी आपको इन क्वेश्चंस को करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं अलग आपके लिए लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज का लेक्चर आज का हमारे महत्वपूर्ण लेक्चर है, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, शाम को इवनिंग में 6 बजे 6 PM पर आपको नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा, जो राजस्थान अध्ययन
की क्लास 6 कक्षा 6 की जो बुक है, इसको मैं आपको वापस करा रहा हूँ। जो इसमें इम्पोर्टेंट मैटर है सिर्फ वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और साथ साथ उस इम्पोर्टेंट मैटर से मैं आपको जो एमसीक्यू बन रहे हैं या फिर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एमसीक्यू बेस, उनको भी मैं आपको साथ साथ करवा रहा हूँ, जिससे आपका साथ साथ ही रिवीजन होते चले। ठीक है, तो जो स्टूडेंट चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लेक्चर्स को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।